हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एपीजी की दुनिया में। और हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला मैप। फॉर्मूला मैप जो है बिल्कुल आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा बच्चों, जहां तक आपको जाना है। बहुत ही कम टाइम के अंदर मैं सारे फॉर्मूले इसके बताने वाला हूं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्मूले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। देखिए क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, बिल्कुल इत्मीनान से और आराम से करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके पास में, ए और बी। अब ए और बी, इस ए से लेकर बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो आप जिस भी रास्ते से गए हो, उस रास्ते की जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये आपको देखना है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो कुछ भी हो सकता है। बच्चों, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखा करो, उसमें से इनिशियल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाल लिया करो। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सारे मोशन को यहां से स्टडी कर रहा हूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और पार्टिकल मेरा इधर से इधर चला गया, तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन r1 वेक्टर और ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन r2 वेक्टर। जो इनिशियली जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 z1, x1 y1 और z1 है, और फाइनली जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 और z2 है। तो मैं कहता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से जब आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटाओगे तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत जगह पे काम में आता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है रूट i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस में यूज आ रहे हैं। मैं आपको वो सारे फॉर्मूले करवा रहा हूं इस वीडियो में जो जो जिन जिन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और बिल्कुल सिक्वेंशली एक भी चीज नहीं छूटेगी। अगला टॉपिक होता है एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग हिंदी में औसत चाल कहते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है टोटल अपॉन जो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कि जैसे एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और ये अपनी जर्नी की आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से और बाकी की आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो फॉर्मूला ध्यान रखना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि अगर ये पार्टिकल जो है वो पहली 1/3, नेक्स्ट 1/3 और नेक्स्ट 1/3 जो डिस्टेंसेज हैं वो v1 v2 और v3 स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या है। तो ध्यान रखना 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये अगर आपको याद रहते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको बहुत बहुत फायदा होता है। तीसरी जो बात है वो ये है कि एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और अपनी जर्नी की जो पहला जो टाइम आधा टाइम है वो v1 स्पीड से, और आगे का जो आधा टाइम है वो अगर वो v2 स्पीड से चल रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये तीनों फॉर्मूले जो है ना बच्चों, ये आपको हमेशा एवरेज स्पीड के लिए ध्यान में रखने चाहिए, है ना। सीधे सीधे इनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्पेशली इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला है। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और आपको दिया हुआ है कि ये इसकी जो पहली 1/3 डिस्टेंस है ये v1 स्पीड से ट्रेवल हुई है और जो नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस है ये v2 स्पीड से ट्रेवल हुई है, तो एवरेज स्पीड क्या है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रख सकते हो 3v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2। ओके, ये एवरेज स्पीड के सारे फॉर्मूले हुए, इनको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में वेग कहते हैं, और वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कितनी तेजी से बदल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बच्चों, वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पूछा जाता है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक होती है एवरेज वेलोसिटी।
बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी निकालनी होना तो आप लोग क्या करना, डिस्प्लेसमेंट जो आपका पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर सेकंड पर, तो v बराबर ds अपॉन dt। लेकिन अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे ये वेक्टर साइन लगाए बच्चों जिनका एक बहुत बड़ा महत्व है, तो इनको डायरेक्शन के साथ में आपको यहाँ पे रखना है आई कैप जे कैप के साथ में। तो ये एवरेज वेलोसिटी और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा तब निकालना जब क्वेश्चन में दे रखा हो कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निकालो। तो दो अलग अलग टाइम इंटरवल दे रखा हो ना, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो ये लगाते हैं और पूछ रखा हो कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स के ऊपर वेलोसिटी निकालो, तो फिर आपको ये डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता है। अच्छा, ये आपका हुआ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी की बात करिए बच्चों, वैसे ही बात होती है एक्सेलरेशन की। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे भी डायरेक्शन का बहुत महत्व है। दो प्रकार के एक्सेलरेशन लेंगे अपन लोग, एक तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, और एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, अब कभी ऐसा दे रखा हो कि आपको पोजीशन गिवन हो और आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आप की जो प्रैक्टिस के लिए भी मैं सेशंस लगाता रहूंगा। आप एपीजी की दुनिया के साथ में रेगुलर कनेक्टेड रहिए। अगर मेरे को एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन देखना हो तो देखो कैसे रिलेशन निकालेंगे। ए बराबर होता है dv अपॉन dt। ये dv और dt को मैंने को साइड में कर दिया, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये जो ds अपॉन dt है ना, ये क्या बन गया बच्चों, v बन गया, और a बराबर हो गया v dv अपॉन ds। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको बढ़िया से पता होने चाहिए, याद रहने चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा होगा बहुत, और बस आप जुटे रहिए इसी तरह से। अगला कंसेप्ट है इसमें इंटीग्रेशन इन एरिया। बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप कोई ग्राफ बनाते हो जिसमें इधर y एक्सिस लो इधर एक्सिस लो और आपने कोई ग्राफ बनाया, तो ये y एक्स कर्व कहलाता है। इस y एक्स कर्व में अगर आप ये पूरा एरिया निकालते हो, ऐसे ये वाला ऐसे स्ट्रिप का एरिया अंडर y एक्स कर्व एंड x एक्सिस, तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया किसके बराबर होता है, ये होता है इंटीग्रेशन y dx के। जो भी y एक्सिस पे ली गई क्वांटिटी है उसका x एक्सिस के ऊपर ली गई क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाला एरिया इस इंटीग्रेशन के बराबर आता है। देखो इसके ऊपर कितने प्यारे प्यारे फॉर्मूले हमारे पास में। पहला है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व है और ये टाइम एक्सिस है। अगर मुझे ये एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो देखो मैं इस एरिया को कैसे निकालूंगा। मुझे पता है कि a बराबर होता है dv अपॉन dt, तो dv बराबर हो जाएगा a dt। अगर मैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं और लिमिट लगा दूं v1 से लेकर v2 तक, तो इंटीग्रेशन dv बराबर v होता है, तो v2 माइनस v1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर इंटीग्रेशन a dt। तो जब एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों v2 माइनस v1 आता है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये at कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया है, तो मैंने बताया इंटीग्रेशन y dx, y एक्सिस पे ये लिया है, x एक्सिस पे dt लिया है, तो इंटीग्रेशन a dt बराबर कितना होता है v2 माइनस v1। तो ये जो एरिया है हमेशा चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। अगर मैं इधर वेलोसिटी बनाता हूं इधर टाइम बनाता हूं, और ये जो मैंने बनाया है ये vt कर्व है, और अगर मैं ये वाला एरिया निकालता हूं तो देखते हैं ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। आप लोग जानते हो कि v बराबर होता है ds अपॉन dt, तो ds बराबर हो जाएगा v dt। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दें और इधर लिमिट लगा दें s1 से s2, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये बराबर इंटीग्रेशन v dt। इसका मतलब हुआ देखो कि कभी भी वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इधर vt कर्व है तो एरिया अंडर vt कर्व एंड टाइम एक्सिस बराबर इंटीग्रेशन v dt होगा, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एरिया अंडर एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व एंड पोजीशन एक्सिस। देखो बच्चों अगर इधर एक्सेलरेशन और इधर पोजीशन ले लिया तो ये है as कर्व। अगर मैं ये एरिया निकालता हूं तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइए देखते हैं। अभी देखा था a बराबर v dv अपॉन ds होता है, तो v dv बराबर हो गया a ds। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट्स लगा दो v1 से v2,
तो ये v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर इंटीग्रेशन ADS आ जाएगा। तो देखो ये a और इसका बीच का एरिया है, तो इंटीग्रेशन ADS हो जाएगा ये, जो किसको शो करता है v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 को। एक काम कर दिया जाए बच्चों, अगर इसका इस दोनों इक्वेशंस को इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल बराबर ये वाला एरिया। ये जो भी अपने पास में एरिया आया है ना, अगर मैं इस एरिया को मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क। ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अगला टॉपिक है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण। देखो इन इक्वेशंस की सबसे खास बात होती है कि ये इक्वेशंस केवल तब लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब त्वरण कांस्टेंट होता है ना, केवल तभी लगती है, और हमेशा मत लगा देना इनको। पहली इक्वेशन की बात करता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस at। बच्चों यहां पर ये वेक्टर फॉर्म के अंदर इनको जरूर लिखें। u इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये रही। अच्छा बच्चों, कभी रिटार्डेशन हो रहा होता है ना, आपको पता है रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है? मतलब मंदन। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि जिस तरफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जब उसके अपोजिट होता है तो हम इसको रिटार्डेशन कहते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी मेरी प्लस में है और ये इधर माइनस में है, तो रिटार्डेशन के केस में मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाता है। और जब एक्सेलरेशन की बात होती है, एक्सेलरेशन वो होता है इसमें u और a दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब सिंपल ये v बराबर u प्लस at लगता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात हुई। सेकंड इक्वेशन बच्चों, सेकंड इक्वेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो खास बात क्या है इसकी, कि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं आती, इसकी टर्म नहीं है, बाकी तीनों चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखना है कि जनरली आप कभी भी इक्वेशन लगाएं ना, तो इक्वेशन लगाते समय ध्यान रखना, जैसे पार्टिकल कहीं पे भी मोशन कर रहा है, तो ए से बी और फिर ये सी और ये फिर डी जा रहा है, तो कोशिश किया करो कि इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहे। जैसे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से यहां तक लगाई और अगली इक्वेशन बनाई, तो उसमें भी इनिशियल पॉइंट यही लो। 3 इक्वेशन बनानी पड़े तो भी इनिशियल पॉइंट यही लो। इनिशियल पॉइंट सेम लेने से क्या होता है फायदा, सभी इक्वेशन में u सेम रहता है और इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है कि जब भी किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो फर्स्ट t सेकंड्स में, नेक्स्ट t सेकंड में और नेक्स्ट t सेकंड्स में, मतलब सक्सेसिव जो t सेकंड्स हैं उनमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उनका रेशियो 1:3:5:7:9 होता है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना। जब u बराबर 0 होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, तभी ऐसा होगा। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन का सबसे ज्यादा जो केसेस है ना, वो रिटार्डेशन के केसेस बनते हैं बच्चों, मंथन के। जैसे कोई कार जा रही है, अचानक से ब्रेक लगा दिए, तो बताओ कितनी देर में जाके रुक जाएगी। तो ये रिटार्डेशन का केस है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो रिटार्डेशन होगा और फाइनली पार्टिकल रुक रहा है तो 0 आ जाएगा। रिटार्डेशन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और s बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर मैं इस a की जगह फोर्स अपॉन मास रख देता हूं, तो ये मास ऊपर चला जाता है और ये हाफ mu स्क्वायर अपॉन f हो जाता है। हाफ mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और नीचे फोर्स हो गया। ये मेरे पास में स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। तो तीनों इक्वेशंस आप लोगों ने देख ली। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, अगर एक पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये वापस कभी पलटा नहीं है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब होता है n-1 सेकंड और n सेकंड के बीच का डिस्टेंस, ये nth सेकंड कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। इसमें भी कई बार एग्जाम्स के अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका पोजीशन और टाइम का ग्राफ ऐसा होता है कि रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई है। रेस्ट में है तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी हमेशा कितनी है उसकी, 0 है। एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं होगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चलता जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है इसमें वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसके लिए एसटी कर्व ऐसा बनता है। वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है इसका वो ऐसा बनता है, कांस्टेंट रहता है, और इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। ये इसका एटी कर्व होता है।
हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने कभी एस और टी के बीच में ग्राफ बनाया है और कभी वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी बराबर होता है स्लोप ऑफ एस टी कर्व, मतलब ds अपॉन डी टी। और कभी भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो होता है स्लोप ऑफ वी टी कर्व, मतलब dv अपॉन dt। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जहां पे a की वैल्यू क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो। तो जैसे इसका जो ग्राफ है एस टी कर्व वो ऐसा बनता है, यूं। ओके, अच्छा वेलोसिटी टाइम की बात करोगे तो बिल्कुल ओरिजिन से गुजरता हुआ ऐसा, और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये बिल्कुल ऐसा इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप्स हैं बच्चों। रिटार्डेशन की जब भी बात आएगी एस टी कर्व ऐसा होता है बच्चों। ये अगर आपको शेप्स बिल्कुल याद है ना, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं तो मजा आ जाएगा तुम्हें जिंदगी का। इसके लिए वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा होता है, और एक्सेलरेशन टाइम की बात करूं तो एक्सेलरेशन होता तो कांस्टेंट है, बस ये माइनस में लेते हैं हम लोग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों जिसका आपको ध्यान में रखना है, अ वेरी स्पेशल केस। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा एंड रिटार्ड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कैपिटल टी। फाइनली पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। पहली बात तो उसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखो, पहले एक्सेलरेट हुआ फिर रिटार्ड हुआ। टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी है और मैक्सिमम वेलोसिटी वीएम है। तो एक तो आपसे ग्राफ पूछा जाता है और वीएम पूछा जाता है। वीएम का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अल्फा तो क्या है, इसका एक्सेलरेशन है, और बीटा क्या है, इसका रिटार्डेशन है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जाता है जिसका फॉर्मूला होता है हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स बनते हैं। सबसे पहले फ्री फॉल के केस। फ्री फॉल का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना। इसके क्वेश्चंस में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर जो आप ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करो उसको आप लोग नेगेटिव लेना, और नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करो उसको पॉजिटिव लेना, बस। मतलब पार्टिकल चाहे ऊपर आ रहा है चाहे नीचे आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई भी वेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ मेजर किया है तो नेगेटिव में लेना है, और नीचे से ऊपर की तरफ मेजर किया है तो पॉजिटिव में लेना है। एक मैंने पार्टिकल को फ्री फॉल करवाया और मान लीजिए यहाँ से h हाइट से करवाया t बराबर 0 पर। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि किसी भी t टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप लोग जानते हो कि v बराबर u प्लस at होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, तो माइनस जी इंटू टी, v बराबर हो जाएगा माइनस जी टी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी लेना है। जी की वैल्यू 9.8 होती है, या क्वेश्चंस में आप लोग इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला इसके अंदर ये बात ध्यान में रखनी कि फ्री फॉल में u बराबर 0 होता है, a बराबर माइनस जी होता है। साइन कन्वेंशन की बात मैंने आपको बता ही दी। जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो किसी भी t टाइम पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस जी टी। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे v और t का तो ऐसा ग्राफ आएगा y इज टू माइनस एम एक्स का, है ना, ऐसा ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ। ओके, अच्छा चौथी बात कि अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हैं किसी भी t टाइम के बाद में कितना हाइट गिरा, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है, हाफ ग्रेविटी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और मान लीजिए टी टाइम में ये h डिस्टेंस नीचे गिरा, डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस h हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग और बात करते हैं तो h बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 10/2 मतलब ये 5t स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इसकी वैल्यूज है बच्चों जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि t बराबर 0 पर मैंने इसको छोड़ दिया है। 1 सेकंड के अंदर पूछा जाता है कितना गिरेगा, तो 5 मीटर। 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर। 3 सेकंड में 45 मीटर। 4 सेकंड में 80 मीटर। 5 सेकंड में 125 मीटर। ये डायरेक्ट वैल्यूज आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ये आपको एग्जाम में बहुत टाइम बचा लेती हैं। अच्छा, अगर इनका देखा जाए कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना किया, तो 15 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना किया, तो 25 मीटर। देखो इन डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो 1:3:5 आ रहा है ना। एक एक सेकंड के इंटरवल में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करी है इसने, उनका रेशियो 1:3:5 आया है। फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट का h डिस्टेंस गिरने के बाद में वेलोसिटी पूछी जाती है, कितनी वेलोसिटी होगी। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s से हम इसको वैल्यू निकालते हैं। ये तो आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। v इज इक्वल्स टू √2gh आता है। एक बार तो इनके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूलों पर ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
एक और खास बात यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, जैसे मैंने आपको बताया h बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर, तो t बराबर हो जाएगा √2h/g। तो h हाइट गिरने में जो उसको टाइम लेता है पार्टिकल को, उस टाइम का फॉर्मूला है √2h/g। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई भी फॉर्मूला लगाएं बच्चों, इनमें ध्यान रखना कि जो इनिशियल पॉइंट है वो होना चाहिए जहां पे u इज इक्वल टू 0 है। ये वो सारे फॉर्मूले में जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब मोशन इन वर्टिकली अफार डायरेक्शन, पार्टिकल को अगर मैं u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भेजता हूं, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो u है आपका वो पॉजिटिव लेना है आपको। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो a बराबर -g लेना है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि टॉप तक जाने का टाइम कितना होता है। तो टॉप तक जाने का जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। टाइम ऑफ एसेंट की जो वैल्यू होती है वो u/g होती है। बच्चों v बराबर u प्लस ए टी, टॉप पर वेलोसिटी जाके 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन -g इंटू टी। तो यहां से मेरे पास टॉप तक जाने का टाइम निकल के आया u/g। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप u/g निकालें। अगर आपका टाइम जो गिवन टाइम हो वो u/g से कम है, मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और अगर ये टाइम u/g से ज्यादा है तो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरी खास बात आपसे पूछी जाती है कि जब आपने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। u इनिशियल वेलोसिटी है और g जो है वो आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। एक और खास बात मैं आपको इस मोशन के बारे में बताता हूँ, और वो बात ये है, जब एक पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो और जब वो नीचे आता है वापस, तो ये टॉप का जो पॉइंट है ना, इस टॉप के पॉइंट के पहले इधर 1 सेकंड और इधर 1 सेकंड में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड होती है वो बराबर होती है। जब पार्टिकल टॉप पर पहुंचे, जब नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरते समय इसका मोशन फ्री फॉल के जैसा है। फ्री फॉल में 1 सेकंड में पार्टिकल 5 मीटर गिरता है, तो इधर जो 1 सेकंड होगा ना, आखिरी सेकंड ऊपर जाते हुए का, उसमें भी वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फ्री फॉल में एक पार्टिकल 2 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इधर भी ये जो डिस्टेंस होगी ये 20 मीटर होगी। दोनों इक्वल होते हैं, बराबर। इधर एक पार्टिकल जब इधर आएगा तो शुरू के 3 सेकंड में 45 मीटर गिरेगा, इधर भी जो आखिरी के 3 सेकंड होंगे ना, उसमें वो 45 मीटर चलेगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, और अगर मैं पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी पूछता हूं, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। लेकिन अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो कितनी होती है, देखो u²/2g, ये ऊपर गया, और u²/2g ही नीचे आया, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g हो जाएगा। तो g से g कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इस u से u कैंसिल हो गया, ये वाला नीचे वाला 2 यहाँ पर आ गया, एंड एवरेज स्पीड जो है मेरे पास में u/2 आ गई। इस तरह से ये रिजल्ट्स आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अभी तक जितनी भी बातें करी थी उसमें एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं किया था, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को काउंट किया जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन अगर a है, तो एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजिट टू मोशन होता है। जिधर मोशन होता है ना उसके अपोजिट लगता है। जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो a है वो नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। तो टॉप तक जाने का टाइम जो हम लोग u/g लिखा करते थे, उसमें g में a ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा तो मोशन नीचे है तो a ऊपर की तरफ लगेगा, g नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जो टाइम लगता है फॉल होने का जो टाइम है, तो u/g माइनस a हो जाएगा। मतलब ये वाला टाइम t नॉट जो है वो पहले वाले टाइम से कम हो जाएगा, क्योंकि ये g प्लस a हो चुका है। एक बैलून के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, आपको कभी भी कहा जाए कि बैलून के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक बैलून जो है ऊपर उड़ रहा है और किसी स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए v स्पीड से जा रहा है, तो जब आप इसमें से किसी पार्टिकल को छोड़ोगे बाहर की तरफ, है ना, इसमें से आप लोगों ने फ्री फॉल करवा दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, और ये u वेलोसिटी से पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि भाई नीचे से लेकर जहाँ से छोड़ा है वहां से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम कितना हुआ। तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया करो, ये वाली हाइट कितनी है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सेकंड इक्वेशन लगा दिया करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a की वैल्यू माइनस g आएगी ही। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन द टर्म्स ऑफ t, जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
एक लास्ट इसमें प्रोफाइल बनता है रिलेटिव मोशन का। तो वैसे तो रिलेटिव मोशन के बहुत सारे प्रोफाइल्स 2D में हैं, लेकिन 1D में जितने भी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि 2 पार्टिकल्स ए और बी अगर मूव कर रहे हों, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको निकालना हो, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। 2 खास बातें जो ध्यान में रखने वाली हैं कि अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो जब सेम डायरेक्शन में 2 पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी का डिफरेंस आता है, वी ए माइनस वी बी। लेकिन जब 2 पार्टिकल्स सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे तो ऐसे अपोजिट आए, चाहे तो ऐसे अपोजिट जाए, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो ऐड होकर आती है। जैसे 2 ट्रेन्स जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से नज़दीक आती है, क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो चुकी है। जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो एक ट्रेन की से देखने पर दूसरी ट्रेन धीमी चलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, वो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस है। ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले करवा दिए और इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला एग्जाम के अंदर नहीं आ सकता। बस आप इनको बहुत बढ़िया से कर लीजिए और एक सुंदर और सुहाने सफर के ऊपर निकल जाइए अपनी जिंदगी के लिए। आपने जो भी सपना देखा है आपकी जिंदगी में, वो जरूर पूरा होगा। मेहनत कीजिए और एपीजी की दुनिया के साथ में कनेक्टेड रहिए।